देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्प्लिटिंग डिस्कस किया था आपसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। लास्ट लेक्चर में अपन ने स्प्लिटिंग डिस्कस किया था किसके अंदर बेटा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो बेटा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, बेसिकली लिगेंड हमारे पास टू टाइप्स के हैं, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, दूसरा वीक फील्ड लिगेंड है, राइट। लिगेंड विच हैव हाई स्प्लिटिंग वैल्यू, जिसकी स्प्लिटिंग वैल्यू ज्यादा हो उसको अपन बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। लिगेंड विच हैव हाई स्प्लिटिंग वैल्यू इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जिसकी स्प्लिटिंग वैल्यू ज्यादा हो, राइट, उसको क्या बोला जाता है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोला जाता है। जिसकी स्प्लिटिंग वैल्यू कम होती है उसको क्या बोला जाता है, वीक फील्ड लिगेंड बोला जाता है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, जिसकी स्प्लिटिंग वैल्यू ज्यादा होगी उसे हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलेंगे, जिसकी स्प्लिटिंग वैल्यू कम होगी उसे वीक फील्ड लिगेंड बोलते हैं, राइट। अब स्प्लिटिंग वैल्यू के मैग्नीट्यूड के बिहाफ पर, स्प्लिटिंग वैल्यू के मैग्नीट्यूड के बिहाफ पर इन लिगेंड को हम एक ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, जिसको अपन क्या टर्म दे देते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, राइट। लिगेंड को उनकी स्प्लिटिंग वैल्यू के मैग्नीट्यूड के बिहाफ पर एक ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, जिसको क्या बोलेंगे बेटा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अरे बोलो, अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड इन ए ऑर्डर विद रेफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग वैल्यू। तो लिगेंड जो है उनको स्प्लिटिंग वैल्यू के मैग्नीट्यूड के बिहाफ पर एक ऑर्डर में अरेंज करेंगे, जिसको क्या टर्म देंगे बेटा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब देखेंगे बेटा इसमें सबसे कम स्प्लिटिंग वैल्यू हमने किसकी लिखी है, आई माइनस की, उससे ज्यादा है बी आर माइनस, फिर एस सी एन माइनस, सी एल माइनस, एस माइनस टू, NO3 माइनस, उससे ज्यादा किसकी है, एफ माइनस, OH माइनस, OX माइनस टू, ऑक्सीलेट है, O माइनस टू, H2O। उसके बाद उससे ज्यादा NCS माइनस, फिर EDT है, NH3 है, पाइरिडीन है, इथाइलिन डाइएमीन और फिनेंथ्रीन, NO2 माइनस, ट्राइफिनाइल फोस्फीन, CN माइनस और CO। तो बेटा हमने देखा कि यहाँ I माइनस से और S2 तक के जो लिगेंड है वो बोले जाएंगे वीक फील्ड लिगेंड। I नेगेटिव से लेकर के और H2O यहां से यहां तक के जो लिगेंड है इनकी स्प्लिटिंग वैल्यू कम है, इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं बेटा, वीक फील्ड लिगेंड बोलेंगे। जिनकी स्प्लिटिंग वैल्यू कम होती है उन्हें वीक फील्ड लिगेंड बोला जाता है। तो वीक फील्ड लिगेंड कौन है बेटा, I नेगेटिव से लेकर के और H2O तक के। इस H2O के बाद NCS माइनस से लेकर के और CO तक, ये सब लिगेंड जो नीचे वाले हैं यहां से लेकर के यहां तक के जो लिगेंड है बेटा, ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्योंकि इनकी स्प्लिटिंग वैल्यू ज्यादा होती है। तो इस ऑर्डर के अंदर H2O तक तो वीक फील्ड लिगेंड है और H2O के बाद वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्लियर। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड उनकी स्प्लिटिंग वैल्यू के बिहाफ पे लिखा जाता है, राइट। जिसकी स्प्लिटिंग वैल्यू कम होती है उसे वीक फील्ड बोला जाता है, जिसकी स्प्लिटिंग वैल्यू ज्यादा होती है उसे स्ट्रॉन्ग फील्ड बोला जाता है। अब भैया इनकी स्प्लिटिंग वैल्यू तो हमने लैब में कैलकुलेट करी होंगी और उसके बिहाफ पे हमने ये ऑर्डर बना दिया। तो बेटा I नेगेटिव से H2O तक तो वीक फील्ड लिगेंड है, H2O के बाद से लेकर के और CO तक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, राइट। तो जनरली जिनका डोनर एटम कार्बन होता है, जिस लिगेंड में डोनर एटम कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूं, जिनका डोनर एटम कौन होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैसे Cn माइनस में कार्बन डोनर हो जाएगा, NO2 में नाइट्रोजन भी डोनर होता है, राइट। अरे बोलो, NH3 में नाइट्रोजन डोनर हो जाएगा। तो जिनमें कार्बन, नाइट्रोजन या फास्फोरस डोनर होता है, जैसे ट्राइफिनाइल फोस्फीन, इसमें फास्फोरस डोनर होता है। तो जिनमें कार्बन, जिस लिगेंड के अंदर डोनर एटम, अरे बोलो डोनर एटम कौन हो बेटा, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, उसे अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। लिगेंड which have carbon, nitrogen, phosphorus as donor atom are treated as strong field ligand, right। जिन लिगेंड में कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एज ए डोनर एटम होता है उन लिगेंड को हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिख रहे हैं। जिनमें डोनर एटम ऑक्सीजन, सल्फर या हेलोजन हो, ऑक्सीजन, सल्फर या फिर हेलोजन हो, उनको हम क्या लिख रहे हैं बेटा, वीक फील्ड लिगेंड लिख रहे हैं। ये हमारी, इसको देखने के बाद ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, राइट। इसको देख करके हम डायरेक्ट कर सकते हैं। समझ में आती है बेटा, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस डोनर एटम में तो क्या लिखोगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ऑक्सीजन, सल्फर, हेलोजन है तो क्या लिखोगे बेटा, वीक फील्ड लिगेंड, राइट। अब आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड में डिफरेंस क्या है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड किसको बोलते हैं, जिनकी हाई स्प्लिटिंग वैल्यू होती है, राइट, क्योंकि ये ऑर्डर ही उसी बिहाफ पे बनाया गया।
ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो ऑर्डर बनाया वो किसके बिहाफ पे, स्प्लिटिंग वैल्यू के बिहाफ पे। तो जिनकी स्प्लिटिंग वैल्यू कम होती है वो वीक फील्ड होते हैं, जिनकी ज्यादा होती है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में क्या बात हुई बेटा, इनकी हाई स्प्लिटिंग वैल्यू होती है, वीक फील्ड वालों की स्प्लिटिंग कम होती है। स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बेटा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मतलब पहले अंदर वाले हाइब्रिडाइजेशन के अंदर वाले डी पार्टिसिपेट करेंगे, फिर एस और फिर पी, राइट। आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स को क्या बोल सकते हो बेटा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होगा कि पहले एस आएगा, पी आएगा, फिर डी आएगा। पहले एस यूज हो जाएगा, फिर पी यूज होगा, फिर डी, मतलब डी बाद वाला यूज होगा। और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि डी पहले यूज होगा, डी यूज होगा, फिर एस यूज होगा और फिर पी यूज होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन में अगर इंटरनल डी पार्टिसिपेट कर रहा है, अंदर वाला डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा तो उसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। आउटर वाला डी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा तो उसे क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब इनर ऑर्बिटल अंदर वाला डी पार्टिसिपेट करेगा या आउटर वाला डी पार्टिसिपेट करेगा, ये लिगेंड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो अंदर वाला डी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, लिगेंड अगर वीक है तो आउटर वाला डी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। किसी को डाउट? अगर बेटा वापस रिपीट करता हूं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इनर वाला डी, अंदर वाला डी जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। और अगर वीक फील्ड लिगेंड हुआ तो आउटर वाला डी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, बाहर वाला डी, पहले एस और पी आएंगे फिर डी आएगा, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोल देंगे। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये बात वीबीटी हमें नहीं एक्सप्लेन करता था, लेकिन सीएफटी एक्सप्लेन कर देता है। तो सीएफटी ने हमें बताया कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन में अंदर वाला डी पार्टिसिपेट करेगा। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन में आउटर वाले डी पार्टिसिपेट करेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अगला स्टेटमेंट क्या दिया गया बेटा, कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए जो स्प्लिटिंग वैल्यू होती है उनकी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होती है। स्प्लिटिंग वैल्यू जो है उसकी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होती है। बात क्लियर? और वीक फील्ड के लिए स्प्लिटिंग वैल्यू से ज्यादा कौन होती है, उनकी पेयरिंग एनर्जी। वीक फील्ड में पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है और स्ट्रिंग फील्ड के अंदर स्प्लिटिंग वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है, ये कोई खास बात नहीं है। अगला पॉइंट पे आओ। इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है जो मैंने यहां लिखे हैं, इन सब के रीजन है, ये लॉजिकल है। अभी हम देखेंगे, इन सारे फैक्टर को डिस्कस करेंगे क्या क्या एप्लीकेशन है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमने दिया स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशन। उसमें हमने ये वाला स्टेटमेंट तो पहले ही क्लियर कर दिया। डोनर एटम कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस होगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलेंगे, ऑक्सीजन सल्फर हैलोजन डोनर एटम हुआ तो वीक फील्ड लिगेंड बोलेंगे। सेकंड स्टेटमेंट, नॉट एप्लीकेबल ऑन 4D एंड 5D सीरीज, ऑलवेज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो हमने क्या लिखा कि जैसे मेरे पास 4D सीरीज का, भाई हमने डी को, डी एलिमेंट्स जो हमारे पास हैं, यानी कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उसको हमने 3D 4D 5D सीरीज में कैटेगराइज कर रखा है। तो अगर हमारे पास डी एलिमेंट 4D या 5D सीरीज से बिलोंग करते हैं, कौन सी सीरीज से बेटा, 4D और 5D सीरीज से, है ना। लोग तो 4D और 5D लिखते हैं, मैं कहता हूं कि 5D और 6D पे ज्यादा, मतलब 6D भी इंक्लूड कर लेना चाहिए। मतलब जनरली बुक्स में 4D 5D लिखा रहता है, तो लेकिन मैं 6D के ज्यादा फेवर में हूं। ठीक, तो मतलब 3D सीरीज के छोड़ दिया जाए तो बाकी जो है 4D 5D 6D वाले, वो लोग क्या होता है कि बेटा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनाते हैं। उनके ऊपर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि उनके ऊपर ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब कौन से वाले डी पार्टिसिपेट करता है, अंदर वाले डी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इनर ऑर्बिटल का मतलब क्या हुआ, अंदर वाले डी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। किसके बेटा, 4D और 5D सीरीज के। 4D 5D 6D सीरीज का अगर सेंट्रल मेटल एटम है, आपका सीए में 4D सीरीज का है, 5D सीरीज का है या 6D सीरीज का है, तो बेटा उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा क्या बनाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है। उसका रीजन क्या है कि 4D से 5D 5D से 6D, तो 6D में तो बहुत ज्यादा हो जाता है, 6D तक चलते हैं तो Z इफेक्टिव काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है, इसमें सबसे ज्यादा होता है। Z इफेक्टिव की जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, Z इफेक्टिव को क्या बोलते हैं बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बात को ध्यान से सुनना।
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है बेटा? न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच का न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन है उसको ही क्या बोला जाता है? जेड इफेक्टिव बोला जाता है। आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, वापस से सुनना, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के प्रोटॉन के साथ एक्चुअल में, रियल में जितना अट्रैक्शन फील करेगा उस अट्रैक्शन को ही क्या बोलते हैं हम? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, राइट। आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के प्रोटॉन के साथ एक्चुअल में जितना अट्रैक्शन फील करता है उसको क्या बोला जाता है बेटा? एक्चुअल में जितना अट्रैक्शन फील करता है उसे बोला जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर? आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के प्रोटॉन के साथ जितना अट्रैक्शन फील करता है उसको क्या बोलते हैं? जेड इफेक्टिव। और ये 4D 5D सीरीज वाले जो होते हैं इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड का कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि स्प्लिटिंग कोई मैटर नहीं करती, स्प्लिटिंग नहीं हो पाती इनके अंदर। आप ऐसे मान लीजिए स्प्लिटिंग की कोई वैल्यू नहीं है। स्प्लिटिंग क्यों नहीं हो रही? कि उसका रीजन हम दे देते हैं कि यहां पर जेड इफेक्टिव काफी ज्यादा रहता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा रहता है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो स्प्लिटिंग होने के चांस कम हो जाते हैं। भैया स्प्लिटिंग नहीं हो पा रही, उसका रीजन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होना। ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इसका मतलब अट्रैक्शन ज्यादा है तो स्प्लिट कराना इजी नहीं होगा। क्लियर? तो ये कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया मेरे हिसाब से आपको। तो सेंट्रल एटम, ये सारा लफड़ा कौन सी सीरीज के एलिमेंट का है? अरे ये लफड़ा 3D सीरीज के एलिमेंट का है। ये कोऑर्डिनेशन की पूरी कहानी है ना, ये CFT जो है ना बेटा, ये सब किसके लिए बातें हो रही हैं? 3D सीरीज के एलिमेंट के लिए बातें हो रही हैं, क्योंकि 4D और 5D और 6D वालों के तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगाओ चाहे वीक फील्ड लिगेंड लगाओ, अंदर वाला D ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा और कौन से कॉम्प्लेक्स बनाएंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्लियर? रीजन है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 11th क्लास में डिस्कस करते हैं बेटा, हम लोग डिटेल में पढ़ा है हमने 11th क्लास में आपको। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। थर्ड पॉइंट हमारे पास है CMA विद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। CMA सेंट्रल मेटल एटम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर जो CMA है, अगर वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, लाइक +4 या +5, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा आ रहा है, जैसे +4 +5 आ रहा हो, तो फिर वो हमेशा क्या बनाएगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। किसके साथ? वीक फील्ड के साथ। जबकि वीक फील्ड के साथ क्या बनना चाहिए? हमने अभी यहां डिफरेंस किया था, स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ इनर बनता है, वीक फील्ड के साथ आउटर बनता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है? अंदर वाले डी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। वीक फील्ड लिगेंड होता है तो आउटर ऑर्बिटल जो होते हैं वो डी के हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। वीक फील्ड में आउटर बनता है। अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर CMA का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो वीक फील्ड लिगेंड लोगे तो वीक फील्ड में बनना तो क्या चाहिए? आउटर वाला, बाहर वाले डी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने चाहिए, लेकिन कौन से करते हैं इसमें? इनर वाले करते हैं। तो हमने क्या सीखा? अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हुई CMA की तो वीक फील्ड लिगेंड जिसके साथ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए उसके साथ क्या बन जाएगा बेटा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। जरा इसमें देखो MnCl6 -2, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, x + 6 × -1, Cl पे -1 होता है, इक्वल्स टू -2, x - 6 इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -2 + 6, x इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा? +4। कितना हो गया? +4। क्यों? तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया बेटा? +4। तो जब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया तो भैया आप बताइए, Mn के साथ जब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उस टाइम कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जबकि Cl नेगेटिव जो है वीक फील्ड लिगेंड है और वीक फील्ड लिगेंड के साथ आउटर वाला बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? आउटर वाला, लेकिन बनाएगा कौन सा? इनर वाला। तो अब इसमें Mn का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा? यहाँ 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो वहां दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा या sp3d2 होगा, राइट। अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है इसका मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अरे बाहर वाला D है ना, अंदर वाला D पहले आ गया तो अपन इसको लिखेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अंदर वाला D है तो इनर ऑर्बिटल और बाहर वाला D है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में दो ही पॉसिबिलिटी है, D2sp3 या sp3d2।
राइट। तो या तो D2sp3 बनेगा या sp3d2 बनेगा। अब Cl माइनस कैसा लिगेंड है बेटा? वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड के साथ क्या बनना चाहिए? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। वीक फील्ड लिगेंड के साथ बनना चाहिए आउटर बनना चाहिए, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। लेकिन मैंने बोला हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। Mn कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में बेटा? +4। और जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, आंसर रहेगा D2sp3। आंसर क्या आएगा बेटा? D2sp3। जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो आंसर क्या आ जाएगा? D2sp3। अरे अंदर वाले डी खाली अवेलेबल मिलेंगे। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो अंदर वाले डी खाली मिलेंगे। जैसे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? सॉरी +2 मैंने गलत लिखा। Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s2। आउटर वाला Mn के आउटर वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s2। अब Mn कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में? +4। Mn +4 में है तो 4 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, 2 इसमें से 2 इसमें से, क्या बच गया? 3d3 4s। अब अंदर वाले डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। 1 2 3 4 5, 1 2। अंदर वाले में डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो 2 डी खाली है। अरे बोलो, अंदर वाला डी ऑलरेडी खाली चल रहा है भाई, तो अंदर की साइड में वैकेंट डी 3d, उसके बाद 4s खाली है और 4p। चौथा सेल है तो 4p भी होगा। अब अंदर में डी पहले से ही खाली चल रहा है तो डी ऑलरेडी वैकेंट है, तो 2 तो डी टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 6 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। राइट। अरे जब भाई अंदर वाला डी खाली पड़ा है, अंदर वाला डी खाली है, तो लिगेंड क्या कर लेगा उसमें? राइट, खाली पड़ा है पहले से ही। समझ में आ रही बात? नहीं सर, देखो इनर वीक फील्ड लिगेंड जो होते हैं ना, वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो सर एक है 3p और ये 4d, तो सर एक है 3p और 2 4d वाले भाग ले लेते तो sp3d2 कर लेता। लेकिन भैया जब अंदर का d खाली पड़ा है तो बाहर वाला d क्या करेगा? नहीं सर, वीक फील्ड लिगेंड लगा होता है तो आउटर वाला बनता है। ये जिद नहीं है, ये जिद नहीं है। वीक वाला होता है तो जनरली आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। लेकिन भैया अगर CMA के पास हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है और उसके पास खुद के डी पहले से ही खाली पड़े, अपने आप ही खाली पड़े हो, तो बेटा अंदर वाले डी पार्टिसिपेट करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा? D2sp3 और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो हमने क्या सीखा? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हुई तो अंदर वाला डी खाली मिल जाएगा, चाहे भले ही आप वीक फील्ड लगाओगे तो भी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा, अंदर वाला डी ही पार्टिसिपेट करके जाएगा और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। जबकि इनर ऑर्बिटल बनना चाहिए पता है कब? जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लगे। वीक फील्ड में आउटर वाला बनता है, लेकिन भाई जब पहले से डी खाली पड़ा है तो वीक फील्ड क्या कर लेगा उसका? क्यों बनाएगा वो आउटर? जब अंदर का डी खाली पड़ा तो अंदर वाला डी जाएगा पहले। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो अंदर वाला डी खाली मिल सकता है, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा इसका। कोई गलती तो नहीं करोगे? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का ध्यान रखोगे? 4d 5d 6d पे तो लफड़ा ही नहीं है। राइट, 4d 5d 6d पे तो लफड़ा ही नहीं है। ये सारी कहानी 3d सीरीज की। तो 3d सीरीज में हमने क्या सीखा? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हुई, CMA का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ और लिगेंड अगर वीक फील्ड है तो वीक फील्ड है तो भैया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहिए। लेकिन अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है और तो वीक फील्ड लिगेंड भी कुछ नहीं कर सकता, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, अंदर वाले डी खाली मिलेंगे, वही भाग लेंगे, वही पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। राइट। अब अगला देखो, Ti+3 Cr+3 ऑलवेज फॉर्म इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स विद वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड के साथ कौन सा बनना चाहिए? तुम बताओ। वीक फील्ड लिगेंड के साथ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए। वीक फील्ड के साथ क्या बनना चाहिए? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लेकिन वीक फील्ड लगा हुआ है तो हम क्या लिख रहे हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लेकिन किसके साथ? टाइटेनियम+3 और क्रोमियम+3। तो देखो TiS2O होल 6+3, टाइटेनियम जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d2 4s2। अब यहां पर टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा? ऑक्सीडेशन X+6 × 0 = +3। X = क्या आ जाएगा बेटा? +3। तो टाइटेनियम जब +3 होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दोगे, 2 4s का और 1 3d का,
तो क्या हो जाएगा 3d1 4s0। अब भैया डी में तो एक ही है, तो डी खुद ही खाली पड़ा है। जब खुद का डी खाली पड़ा हुआ है तो बाहर वाला डी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, अंदर वाले डी ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और बेटा इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, S2O 6 लिगेंड लगे हैं, S2O मोनोडेंटेड लिगेंड है, 6 मोनोडेंटेड लिगेंड लगे हुए हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, टाइटेनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 6 मोनोडेंटेड है बेटा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो हाइब्रिडाइजेशन दो ही हो सकते हैं, D2sp3 और sp3d2। अब वीक फील्ड लिगेंड है S2O, तो वीक फील्ड है तो वीक फील्ड आउटर बनाना चाहिए, sp3d2 होना चाहिए इसके हिसाब से। तो S2O के हिसाब से तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनना चाहिए, sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, हमारा डी तो भाई खाली पड़ा है, अरे अंदर वाला डी पहले ही खाली पड़ा है, राइट। तो वीक फील्ड भी कुछ नहीं कर सकता, अंदर वाले डी ही पार्टिसिपेट करेंगे और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, D2sp3। सर इसका dsp2 लिख दूं क्या, सर वो भी तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स से जाएगा, पर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 होता है, तब आता है dsp2। देखो इतना भी नहीं पता है? अरे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो dsp2 आता है, 6 में तो दो ही है ना, D2sp3 और sp3d2, राइट। अब हमने उसमें ये देखा कि भाई टाइटेनियम का खुद का बेचारे का डी खाली पड़ा है अंदर, तो बताओ बाहर वाले डी का क्या करेगा, अंदर वाले डी पार्टिसिपेट कर जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में, तो राइट। इसलिए वीक फील्ड लिगेंड होते हुए वीक फील्ड में क्या बनना चाहिए, आउटर वाला, लेकिन इसका खुद का डी खाली है इसलिए अंदर वाला पार्टिसिपेट कर जाएगा, और आंसर क्या आएगा, D2sp3, यानी कि अंदर वाला डी पार्टिसिपेट करेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अगला देखो, ये स्टेटमेंट हो गया क्लियर। ये भैया स्टेटमेंट सारे इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना, एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि जो एक्सेप्शन होता है एग्जाम में वही आता है। देखो, इफ Ni+2 हैव कोऑर्डिनेशन नंबर 6 देन फॉर्म ऑलवेज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब भैया जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास, NH3 का होल 6+2, राइट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, X+6 × 0, इसका X मान लेंगे, ये 6 हो गया, अमोनिया पे चार्ज नहीं होता, NH3 = +2, X = +2। निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया बेटा, Ni+2। Ni का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d6 4s2, और +2 है तो बेटा ये दो कम हो जाएंगे, क्या बचेगा 3d6 और 4s0, राइट। कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा 6। NH3 मोनोडेंटेड लिगेंड है और 6 मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो Ni जो है NH3 के साथ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या जाएगा बेटा 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में दो पॉसिबिलिटी है, D2sp3 और sp3d2, दो ही पॉसिबिलिटी है, D2sp3 और sp3d2। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा या sp3d2। D2sp3 हुआ तो अपन बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना, अरे बोलो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या लो स्पिन भी बोल सकते हैं। आउटर वाला डी आया तो अपन बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, राइट। अब हम Ni+T को लिख करके देखें तो Ni+2 में क्या हुआ बेटा, 3d6 है, 3d6, 4s 0, 4p 0, 4 शेल में p भी होगा d भी होगा ना, 3d में 6, 1 2 3 4 5 6, ये 3d6 हो गया। अरे बोलो, अरे 3d6 कैसे लिखा, 3d8 सॉरी, तो क्या हो गया बेटा 3d8 में 1 2 3 4 5 6, ये 7 और 1 8। अरे भैया निकल में होता है 3d8 4s2, तो Ni+2 बनाएंगे तो 2 ये चले जाएंगे, 3d8 बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ठीक है, अब NH3 बताओ कैसा लिगेंड है, NH3 क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या करवाएगा बेटा, इसकी पेयरिंग करवा देगा। अब आप पेयरिंग करवा दो, 1 2 3 4 5 6
7 8, डी में एक डी खाली हो गया, ये 4s, ये 3d 4s और ये 4p। अब डी कितना वैकेंट हो गया? 1। अब आप बताओ कि भैया हमें कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 होता है तो D2 sp3 होगा, sp3 D2 होगा। आप अंदर वाले डी काम में ले रहे हो, कोई बात नहीं है, NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड बना दिया। और स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो भैया पेयरिंग करवाएगा, पेयरिंग करवा भी दी, लो करवा दी, खुश रहे, जा जिले जिंदगी मेरी जाने मन। अब तू बता, तेरी पेयरिंग करवा दी, लेकिन डी कितना खाली है? एक ही डी वैकेंट आ रहा है भाई। कितना डी वैकेंट आ रहा है? 1। मुझे कितने चाहिए? 2। तब तो जाकर के इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना लेगा। लेकिन भैया हमें 2 डी खाली चाहिए, 2 है कितना? एक ही वैकेंट आ रहा है बेटा, मुझे D2 sp3 के लिए 2 वैकेंट चाहिए। अगर आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, हमने पेयरिंग करवा दी, पेयरिंग करवाने के बाद हम चाहते हैं अंदर वाला डी पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो बेटा कितने डी चाहिए तुझे नादान? 2 डी चाहिए, लेकिन तेरे पास डी 1 है, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ये मैटर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का होता, ये मैटर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का होता तो हाइब्रिडाइजेशन DsP2 हो जाता, 1 डी से काम चल जाता अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता तो। लेकिन मैटर किसका है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कंडीशन लगा रखी है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 4 में बात नहीं कर रहा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बात कर रहा हूं। तो मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 2 ही हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, या तो बाहर वाले 2 डी लेंगे तो sp3 D2, अंदर वाले 2 डी पार्टिसिपेट करेंगे D2 sp3 डी। मेरे पास इसकी पेयरिंग करवाने के बाद भी एक ही डी वैकेंट कर पाऊंगा मैं? अरे बोलो चाहिए कितने? 2 डी, तो कोई फायदा नहीं है। अरे बोलो, तो ये काम करने का कोई फायदा नहीं, मत करो, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। पेयरिंग कराने का भी कोई फायदा। NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, मैंने पेयरिंग करवा दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों भाई? अब कौन पार्टिसिपेट करेगा? तो हमने क्या लिखा? Ni+2 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑलवेज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, चाहे आप वीक फील्ड लिगेंड लगाओ चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगाओ, आउटर बनेगा। यानी कि एक S भाग लेगा, 3 P लेंगे, और ये बेटा आपका पास D 4D, एक S 3 P 2 D, sp3 2 D। sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो हमने क्या सीखा? Ni+2 है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है बेटा? +2। Ni+2 हो, यहां पर निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, तो D2 sp3 sp3 D2 हो सकता है। लेकिन NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, तो मैं इसकी पेयरिंग करवाने गया, तो पेयरिंग करवाने के बाद एक ही खाली हुआ, लेकिन मुझे 2 डी खाली चाहिए इनर ऑर्बिटल के लिए, तो चाह के भी मैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकता, मुझे मजबूरी में आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनाना पड़ेगा। स्टेटमेंट सबको क्लियर? अरे बोलो, कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, 6th पॉइंट हमारे पास है, ए बोथ SFL एंड VFL, मैंने कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी लगाओ और वीक फील्ड लिगेंड दोनों प्रेजेंट हो, तो उस टाइम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। यानी कि आपको किसके अकॉर्डिंग सोचना है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अकॉर्डिंग सोचना है। मैंने क्या लिखा? मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है FeCN का होल 4 H2O होल ट्वाइस -1, राइट? अब देखो बेटा, इसमें CN-, इसमें जो है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और H2O क्या है बेटा? वीक फील्ड लिगेंड है। तो जब दोनों लिगेंड प्रेजेंट हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी प्रेजेंट हो, वीक फील्ड भी प्रेजेंट हो, तो आप डिसीजन किसके अकॉर्डिंग लेंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड के अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे, राइट? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो ये हो जाएगा और 2 ये हो जाएगा, तो टोटल आ जाएगा 4। अरे CN मोनोडेंटेट लिगेंड है भैया, 4 मोनोडेंटेट लिगेंड, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। H2O भी मोनोडेंटेट लिगेंड है, 2 हैं तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बनेंगे? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हाइब्रिडाइजेशन D2 sp3 हो सकता है और D2 sp3 या sp3 D2 हो सकता है। अरे बोलो, अब डिसीजन किसके अकॉर्डिंग करना है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी और वीक फील्ड लिगेंड भी है, तो डिसीजन किससे करोगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से।
राइट। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो कौन सा बनेगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो आंसर आ जाएगा D2sp3। कर लोगे डायरेक्ट, आंसर क्या आ जाएगा? D2sp3। कोऑर्डिनेशन नंबर देखते ही पता चल गया 6 में 2 ही हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड दोनों है। सुनना किसकी है? स्ट्रॉन्ग फील्ड की, राइट। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? D2sp3, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्लियर होगी बात? तो स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों प्रेजेंट हो तो किसके अकॉर्डिंग डिसीजन करोगे? स्ट्रॉन्ग के अकॉर्डिंग डिसीजन करोगे और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना लोगे। लास्ट पॉइंट हमारे पास है, इफ कॉम्प्लेक्स है O2, अगर कॉम्प्लेक्स के पास O2 है, O2 प्लस है और O2 माइनस, ये क्या है बेटा? O2, O2 प्लस, O2 माइनस, ऐसे लिगेंड प्रेजेंट हो CMA के साथ O2 या O2 प्लस या O2 माइनस, एज क्या प्रेजेंट हो बेटा? लिगेंड प्रेजेंट हो, राइट। और CMA के पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हो बेटा? पेयर्ड हो। CMA के पास सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो? पेयर्ड हो। तो भी कॉम्प्लेक्स क्या आता है? पैरामैग्नेटिक आता है। भाई पैरामैग्नेटिक कब आना चाहिए? जब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। CMA के पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या आएगा? पैरामैग्नेटिक। पेयर्ड है तो क्या आएगा? डाइमैग्नेटिक। हमने यही सिखाया। CMA के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो क्या आ जाएगा? पैरामैग्नेटिक। और बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो क्या आएगा? डाइमैग्नेटिक। लेकिन हम अब ये कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स में इन तीनों में से कोई लिगेंड हुआ और CMA के पास सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड भी हुए, तो पेयर्ड हुए तो क्या होना चाहिए उसको? डाइमैग्नेटिक। लेकिन हम लिख रहे हैं फिर भी वो क्या आएगा? पैरामैग्नेटिक। उसका रीजन क्या है कि 11th क्लास में MOT में हमने आपसे डिस्कस किया था, MOT 11th क्लास में। तो अगर हम इनका MOT के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं, MOT के अकॉर्डिंग अगर हम इनका डायग्राम बनाकर देखेंगे, एनर्जी डायग्राम जो है MOT के अकॉर्डिंग 11th क्लास में पढ़ाया था। अच्छे से 11th क्लास के MOT को पढ़ें, उसमें पढ़ा रखा है मैंने, बॉन्ड ऑर्डर निकालना भी पढ़ा रखा है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना भी पढ़ा रखा है। O2, O2 प्लस, O2 माइनस, तीनों एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। O2 माइनस 2 का भी मिलेगा। O2, O2 प्लस, O2 माइनस, O2 प्लस 2, O2 माइनस 2, ये सब एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे 11th क्लास के MOT के अंदर। तो बेटा वहां पर हमने बताया था कि इनका एनर्जी डायग्राम जब हम MOT के अकॉर्डिंग बनाते हैं तो बेटा इनके अंदर N जो है, N क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। MOT के अकॉर्डिंग इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? इसमें 2, इसमें 1 और इसमें 1। ये आप आराम से वहां से निकाल के देख सकते हो, राइट। मुद्दा ये है कि लिगेंड के अंदर ये लिगेंड की तरह प्रेजेंट हो और इन लिगेंड के अंदर खुद के अंदर ही क्या प्रेजेंट है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो CMA क्या कर लेगा? भले CMA के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, लेकिन इनके पास तो है, लिगेंड के पास तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। जब लिगेंड के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो बताओ आप उसको डायमैग्नेटिक कैसे लिख पाओगे? कॉम्प्लेक्स को आपको पैरामैग्नेटिक लिखना पड़ेगा ना। अरे बोलो, जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मेरे पास FeCl CN का होल 4 O2 माइनस 4 है, ये कोई कॉम्प्लेक्स है। तो यहां Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, X प्लस Cl पे -1 प्लस 4 इंटू CN पे -1, ऑक्सीजन पे -1, O2 माइनस, ये लिगेंड ले रहा हूं मैं, इक्वल्स टू -4। तो X -1 -4 -1 इक्वल्स टू -4। तो x माइनस हो गया ये 6 इक्वल्स टू -4, x इक्वल्स टू -4 उधर जाएगा +6, x इक्वल्स टू +2। तो यहाँ Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बेटा? Fe +2। अरे बोलो, और Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? 3d6 4s2। क्या होता है? 3d6 4s2। अरे बोलो, Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर वाला लिख रहा हूं 3d6 4, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, 3d6 है, राइट। Fe +2 है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे बेटा, 3d6 बचेगा, 4s में 0। अरे बोलो, तो अब आप बताओ इसके 3d6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और एक 5 हो गया ना, 3d6 और ये 4s, 1 2 3 4 5 और ये 6। अरे बोलो, अब Cn नेगेटिव कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है बेटा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या करवा देगा? ये पेयरिंग करवा देगा। अरे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या करा देगा? पेयरिंग करा देगा। Cn नेगेटिव कैसा लिगेंड है बेटा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अरे बोलो, ये मोनोडेंटेड, ये भी मोनोडेंटेड, तो 4, एक 5 और एक 6, टोटल कितने कोऑर्डिनेशन नंबर? Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? 6।
अरे Cl मोनोडेंटेट, Cn भी मोनोडेंटेट, 4 मोनोडेंटेट ये हो गए, तो 4 कोऑर्डिनेट तो ये बना देंगे, एक ये बना देगा, एक ये बना देगा, टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बनेंगे 6, तो Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6, 6 में 2 ही हो सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3 और sp3d2। फिर मैंने बोला कि वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड दोनों प्रेजेंट हो, यहाँ ये वीक फील्ड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो बताओ ये वीक फील्ड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड दोनों लिगेंड प्रेजेंट है, तो डिसीजन किसके अकॉर्डिंग होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड के अकॉर्डिंग। तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन तो क्या आ गया D2sp3, अरे बोलो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा D2sp3, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन हो रहा है, तो बेटा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, अंदर वाला डी पार्टिसिपेट करेगा, अंदर वाला डी कब पार्टिसिपेट करेगा, जब डी खाली होगा, तो भैया इसका मतलब पेयरिंग करा दो इसको, अरे बोलो इसको इसमें भेज दो, इसको इसमें भेज दो, तो पेयरिंग हो जाएगी इनमें, तो ये दोनों पेयर हो गया, इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर 3d6 4s और 4p भी होगा इनमें, 4p, 2 डी पार्टिसिपेट करेंगे, एक s और 3 p, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा D2sp3। तो बताओ इसका Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, Fe+2 बना 3d6 4s0, मैंने इलेक्ट्रॉन भर दिए 6, लेकिन मैंने देखा Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करानी पड़ेगी, मैंने पेयरिंग करा दी, और हाइब्रिडाइजेशन क्या बनाना था मुझे D2sp3, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में D2sp3 भी हो सकता था, sp3d2 भी, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था इसलिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, अंदर वाला डी पार्टिसिपेट करेगा, तो पेयरिंग होना कंपलसरी हो गया था। पेयरिंग कराने के बाद अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया, ना तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ना यहाँ ना, सब पेड हो गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 0, तो इसको क्या होना चाहिए डायमैग्नेटिक होना चाहिए ना, तो इस कॉम्प्लेक्स को डायमैग्नेटिक होना चाहिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 0 आ गया ना CMA के पास, अरे बोलो CMA के पास Fe+2 के पास यहां अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो इसको क्या बनना चाहिए बेटा डायमैग्नेटिक बनना चाहिए, लेकिन ये फिर भी पैरामैग्नेटिक है, उसका रीजन इसके लिगेंड के अंदर खुद के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात हमें 11th क्लास में MOT समझाती थी, बॉन्ड ऑर्डर भी पढ़ाते थे हम वहां, अरे बोलो भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2, बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दे 2 से डिवाइड कर देते थे तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाता था, 11th क्लास में पढ़ाया था मैंने MOT में, वहां पर बेटा मैंने अनपेड इलेक्ट्रॉन भी देखना सिखाया था इनके अंदर, राइट, तो इसके अंदर खुद के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से ये क्या हो गया पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, अरे बोलो, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे बेटा जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, राइट, जिनके बारे में मैंने आपसे डिस्कशन किया। ये कोई जिद नहीं है कि वीक फील्ड लिगेंड है तो सर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, बिल्कुल सही है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, वीक फील्ड लिगेंड है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, लेकिन 100% हमेशा ऐसा हो ये कोई जरूरी नहीं, सिचुएशन देख लेना, अगर बंदे के पास अंदर वाले डी खाली पड़े हैं तो वही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, भले ही वो वीक फील्ड लिगेंड हो, वीक फील्ड वाले को आउटर बनाना चाहिए लेकिन अंदर वाले डी खाली पड़े हों तो फिर अंदर वाले डी पार्टिसिपेट कर जाते हैं। और मान लो आपको डी 2 खाली चाहिए अंदर वाले लेकिन खाली डी अंदर एक ही अवेलेबल है, तो फिर अंदर वाला क्या करेगा, फिर तो बाहर वाले 2 डी काम में लेने पड़ेंगे, राइट। अरे अंदर मान लो 5 डी में से एक ही डी खाली मिला आपको और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आप D2sp3 करना चाहते हो तो 2 डी चाहिए और आपको डी 1 है तो फिर अंदर वाला कुछ नहीं कर सकता, इनर ऑर्बिटल नहीं बनेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हुए भी, कौन सा वाला बनाना पड़ेगा, फिर आउटर वाला ही बनाना पड़ेगा, राइट। और CMA के पास अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो डायमैग्नेटिक होगा, CMA के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक होगा, लेकिन ऐसा भी देख लेना कहीं उसमें ऐसा लिगेंड ना प्रेजेंट हो जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, अगर CMA के लिगेंड के पास उस कॉम्प्लेक्स में अगर लिगेंड के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुए तो भी वो क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। क्लियर है बेटा, तो इन पॉइंट को आप अच्छे से एक बार एक एक एग्जांपल को सॉल्व करके देखेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आप, उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल करके देखेंगे, एक एक एग्जांपल को खुद से करके देखेंगे तब समझ में आएगा। अगर आपने जल्दीबाजी करी इनको रट लिया उससे कुछ नहीं होगा, कंसेप्ट खुद करके देखोगे, एक एक एग्जांपल को करके देखोगे इसके अंदर, राइट, तो फिर अपना माइंड सेट हो जाएगा यार ऐसी सिचुएशन में ये काम तो हो ही नहीं सकता, ये कोई रूल्स नहीं है बेसिकली, ऐसी सिचुएशन जो काम नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता। 4D 5D 6D सीरीज के एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर तो स्प्लिटिंग का कोई मैटर ही नहीं है क्योंकि उनका Z इफेक्टिव ज्यादा होता है। तो ये सारी कहानी किससे रिलेटेड है, 3D से रिलेटेड है, और 3D में भी हम थोड़े टाइम बाद बता देंगे कि कहां पर है ये प्रॉब्लम, कहां पे ये भी बता देंगे थोड़े दिनों बाद, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में तो ये भी बता देंगे 3D में भी प्रॉब्लम कहां है, सब जगह प्रॉब्लम नहीं है 3D में, 4D 5D में तो प्रॉब्लम ही नहीं है,
तो वहां तो स्प्लिटिंग का कोई मैटर नहीं है, वो हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, अंदर वाले डी भाग लेते हैं उनके अंदर। समझ में आ रही क्या बात?